राजीव, तो कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है, ये जरा दर्शकों को समझाइए, थोड़ा विश्लेषण कीजिए। 1998 में बीजेपी आगे आई, 19 में आई, छोटे दलों को दरकिनार कोई नहीं कर पाया, खुद कांग्रेस नहीं कर पाई। 2004 में यूपी में तमाम छोटे छोटे दल शामिल थे। तो अब 24 में इतनी बड़ी लड़ाई है, तो कांग्रेस की मजबूरी क्या है? क्या क्षेत्रीय दल साथ नहीं आना चाहते हैं, या कांग्रेस की कोई और स्ट्रेटेजी है? अकेले भी अगर मैदान में उतरे तो भी भला नहीं होने वाला है। देखिए विपनेश, अगर भारत की राजनीति के इतिहास में आप जाएंगी तो दो उदाहरण मिलते हैं और दो का दृष्टांत दिया जाता है हमेशा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर है और जनता के बीच में जो उनकी पैठ है, कहते हैं पिछले जब से हम लोग को होश व आवास है या पढ़ लिख करके जितना जाना है, उसमें कहते हैं कि इंदिरा गांधी के बराबर ताकतवर विद इन पार्टी, आउटसाइड पार्टी और जनता के बीच में अगर किसी प्रधानमंत्री ने अपनी लोकप्रियता, अपनी पैठ बनाई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पहली बात तो ये समझनी होगी, जब आप इंदिरा गांधी से या उतनी ताकतवर प्रधानमंत्री से या पार्टी के भीतर आप उतना ताकतवर इंदिरा गांधी के आसपास नरेंद्र मोदी को उनसे आगे या इंदिरा से आगे या पीछे या बराबर का मानते हैं, तब आपको लगता है कि विरोधी दलों की स्ट्रेटजी और विरोधी दलों के जो लोग हैं उनको लगता है कि उनकी रणनीति 1977 वाली होनी चाहिए, जनता सरकार वाली होनी चाहिए, जब सारे मतभेदों को आपस में भुलाकर इंदिरा गांधी के सारे विरोधी, चाहे कम्युनिस्ट हो, यहाँ तक कि भारतीय जनसंघ ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी में इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो ये इस तरह का त्याग और इस तरह की एकजुटता अगर विपक्षी दलों में 2024 में नहीं आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना मुश्किल होगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि उस समय जयप्रकाश नारायण जैसा डिग्निटी और इंटीग्रिटी वाला आदमी था, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग इकट्ठा हो पाए थे। आज भारत की राजनीति में जयप्रकाश नारायण जैसी साख वाला कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि जनता पार्टी के दौरान भी कम से कम 10 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे जो कि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। ये ठीक है कि मोरारजी देसाई को उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनका चयन किया गया। और दूसरी बात यह भी है कि मोरारजी देसाई की जो शत्रुता, राजनीतिक शत्रुता, इंदिरा गांधी से पुराने समय से बैर उनका चला आ रहा था, वो भी उसके लिए चूंकि एक बार वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के बिल्कुल करीब थे लेकिन इंदिरा जी बन गई, तो वो एक अलग बात थी। आज के दौर में आज के जो विपक्षी नेता है, सबकी अपनी डफली, अपना राग है। एक तो तर्क ये दिया जाता है कि जब सब लोग मिल जाएं तो इसके बाद ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ सकते हैं। अब दूसरा तर्क ये है कि 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ये प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने अपने आखिरी एक टेलीविजन की इंटरव्यू में माना था कि 2002 के दंगे बहुत हद तक 2004 की हार के कारण बने थे। उनका ये मानना था, खुद उन्होंने स्वीकार किया था। अब देखिए 2004 में अटल जी और आडवाणी जी का जो बीजेपी थी, उस वक्त ये भारत उदय यात्रा, जैसे आज अमृतकाल कहते हैं, उस समय भारत उदय यात्रा, इंडिया शाइनिंग एक यात्रा चली थी। उस यात्रा में मैं भी शामिल था। तो उस समय ऐसा माहौल था, कोई नहीं कह सकता था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। लेकिन देश का जो मतदाता था, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, सारी पार्टियां इकट्ठी नहीं हुई। आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, कहीं कोई गठबंधन चुनाव पूर्व नहीं हुआ, बावजूद इसके बीजेपी के खिलाफ के वोटर एक जगह एक मुश्त लामबंद हुए। उन्होंने 34 सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दी, 19 सीटें या 20 सीटें बसपा को दी, यानी 80 में से 55 सीटें गैर बीजेपी दलों ने जीत ली। कांग्रेस पार्टी ने भी 10 जीती और वो जो 50 सीटों वाली बीजेपी थी, जो बहुत मजबूत थी, वो सरक गई, उसको बहुत नुकसान हो गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में जो एनडीए के कन्वीनर उस वक्त थे चंद्रबाबू नायडू, उनको भी बहुत झटका लगा और वाईएसआर ने वहां जीत ली। ठीक इसी तरह आप देखें पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों ने सारी सीटें करीब करीब जीत ली, 54-55 सीटों के साथ कम्युनिस्ट आए। लालू प्रसाद यादव को 24 सीटें 40 में से अकेले दम पर मिली, जबकि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उनके ऊपर लगे थे। तो बीजेपी के खिलाफ वोटर एक जगह लामबंद हुए। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को लाने
और नरेंद्र मोदी को रोकने वालों के बीच में होगा। तीसरी शक्ति कहीं कोई नहीं होगी। हाल के चुनाव में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में बीजेपी को लाने वाले जुटते हैं वो लाही के रहते हैं, और दूसरी फोर्स जो है वो आप भले कह दें कि वोटों का बंटवारा हो जाता है, लेकिन वोटों का गुजरात का इलेक्शन आपके सामने, वोटों का बंटवारा न भी हुआ होता, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को आप जोड़ लें तो भी आप भाजपा को आने से रोक नहीं सकते थे। अभी त्रिपुरा का जो चुनाव हुआ उसका नतीजा आप देखिए, वहां की 60 सीटों पर बीजेपी तो लड़ी, लेकिन 18-20 सीटों पर, 22 सीटों पर एक फोर्स लड़ी जो कि त्रिपुरा के राजा की पार्टी थी, उसने बीजेपी को टक्कर दी। या तो बीजेपी जीती या तो राजा जीता। इसी तरह से बाकी की 30 सीटों पर या तो लेफ्ट कांग्रेस जीती या बीजेपी जीती। वहां राजा थर्ड फोर्स के तौर पे नहीं लड़ पाए, और जहां पर राजा थे वहां लेफ्ट कांग्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव दो तरफा ही होगा। अगर इकट्ठे हुए एक कैंडिडेट दिया तो विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में होगा, अगर नहीं भी दिया तो नरेंद्र मोदी को रोकने वाले एक ही जगह जाएंगे और नरेंद्र मोदी को लाने वाले तो एक जगह पर है ही। और देश विपनेश ये भी समझना पड़ेगा कि ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी है। उनके समय में बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था। आज नॉर्थ ईस्ट में के राज्यों में सरकार है, आज पैन इंडिया पार्टी है बीजेपी, आज दक्षिण के राज्य में सरकार है। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का दखल और दमखम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो सारे फॉर्मूले जो पीछे के हैं, मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होगा, और ये भारत की राजनीति में एक अलग तरीके से याद भी किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प और अलग चुनाव दिखाई दे रहा है 2024 का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।